प्रिय साथियों नमस्कार, मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पारात लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी चैनल भी है जिसका नाम है पारात जर्मिनेटिंग डेमोक्रेसी। आपको ये बात भी बता देना चाहेंगे कि हमारी ये चैनल जो है ये हमारी एक राजनीतिक पार्टी की एक ऑफिशियल चैनल है। हमारी राजनीतिक पार्टी का नाम है लोकतांत्रिकों का समानुपातिक एवं हेतुक जन प्रतिनिधि समूह। इसको अंग्रेजी में हमने नाम दिया है प्रोपोर्शनल एंड रैशनल रिप्रेजेंटेटिव्स अलायंस ऑफ डेमोक्रेट्स। इसको संक्षेप में हम पाराद कहते हैं। यह नामकरण ठीक वैसा ही है जैसा कि तमिलनाडु में AIDMK और आंध्र प्रदेश में AIMIM नामों से पार्टियां हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारी ये जो राजनीतिक पार्टी है वो भारत की प्रथम और एकमात्र राजनीतिक पार्टी है। अर्थात भारत में जो शेष कथित राजनीतिक पार्टियां हैं वे भारतीय शासक वर्ग का अंश और पक्षपाती हैं, पार्ट एंड पार्शियल हैं। हमने इस पार्टी का एक विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। हम इस चैनल के माध्यम से इस विजन डॉक्यूमेंट के कुछ खास अध्यायों की विषय वस्तुओं को सीधे आपके सामने पढ़कर प्रस्तुत करते हैं। इस एपिसोड में हम अध्याय 11 को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है पाराद का दर्शन, लक्ष्य एवं उद्देश्य। मैं आपकी सेवा में इस अध्याय को इस प्रकार से प्रस्तुत करता हूँ। कहावतें, एक झूठ 1000 बार बोलिए, लंबे समय तक बोलिए, एक दिन वो सच लगने लगता है। किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लीजिए, फिर उसकी हर चीज पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। इन दोनों कहावतों का आदिकाल से शासक शोषक प्रभावी वर्ग ने आम जनता को अपने कब्जे में रखने के लिए, टू सब्जेक्ट शासन करने के लिए, टू रूल और अपार भोग विलास करने के लिए खूब उपयोग किया है। शासक शोषक प्रभावी वर्ग ने मानव जाति होमो सेपियन स्पीसीज की अनेक प्रकृतिदत्त प्राकृतिक जैविक कमजोरियों, सोचने की शक्ति, थिंकिंग पावर, याद रखने के गुण जैसे कि मृत्यु का भय, रोग, कष्ट, प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटनाएं, असामयिक मृत्यु, भावनात्मक इमोशनली तथा विशिष्ट गुणों जैसे एक सामाजिक प्राणी ए सोशल एनिमल का होना, भावनात्मक लगाव तथा क्रिया प्रतिक्रिया, विलक्षण निर्माण क्षमता, ट्रिमेंडस क्रिएटिविटी, विलक्षण संवाद क्षमता एवं सुविकसित भाषा इत्यादि गुणों लाक्षणिक विशेषताओं का अपने हितों के लिए आदिकाल से दुरुपयोग किया है। इसके लिए शासक शोषक प्रभावी वर्ग ने ऐसी सामाजिक मान्यता प्रणाली विकसित की है कि गुलाम गुलामी में ही मौज मस्ती करता रहता है और गुलामी में ही गौरवान्वित होता रहता है। भारत में तो ये स्थिति है कि अंधविश्वासों, धर्मांधता, कर्मकांडों, पाखंडों, गैर वैज्ञानिक, गैर तार्किक बातों में फंसाए रखने वाला व्यक्ति अति सम्माननीय, पूजनीय एवं मित्र, शुभचिंतक व कल्याणकारी माना जाएगा, जबकि अंधविश्वासों एवं धर्मांधता से उबारने के लिए आप किन्हीं आम व्यक्तियों से चर्चा करेंगे तो वह आपका ही शत्रु हो जाएगा और सीधा हमला ही कर देगा। आपकी हत्या भी हो सकती है। इस प्रकार शत्रु मित्र लगता है और मित्र शत्रु। भारत में शासक वर्ग ने आम जनता के मन मस्तिष्क
उसकी सोच विचारधारा को ही अपने हितों में नियंत्रण करके रख लिया है। ऐसी सामाजिक मान्यता प्रणाली ए सोशल वैल्यू सिस्टम विकसित कर रखी है कि आधुनिक तर्कवादी, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक, समानुपातिक भागीदारी, समाजवादी सोच, सोशलिस्टिक थिंकिंग एवं अन्य आधुनिक सिद्धांत, अवधारणाएं एवं दर्शन के विषय में आम जनता जान समझ नहीं पाती है। उसे पुरानी पुरोहितवादी मान्यताओं में, कर्मकांडों में, अंधविश्वासों में, धर्मांधता में फंसाए रखा जाता है। सारे विश्वविद्यालयों, प्रकाशन संस्थानों, मीडिया आदि, फिल्म उद्योग, विज्ञापन जगत पर शासक वर्ग का कब्जा होना, सारे पाठ्यक्रमों को अपने हितों में निर्माण करना, सारी पाठ्य पुस्तकों को अपने हितों में लिखना आदि एकाधिकारों एवं विशेषाधिकारों के कारण भारत का शासक वर्ग वास्तविक जन प्रतिनिधित्व एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ट्रू एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को रोके हुए है और वास्तविक लोकतंत्र, ट्रू डेमोक्रेसी की भ्रूण हत्या किए हुए है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस गूढ़ रहस्य को ना तो विश्व जनमत, वर्ल्ड ओपिनियन जान समझ पा रहा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी काउंसिल इत्यादि इसे जान समझ नहीं पा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, विश्व में भारतीय समाज की सबसे बड़ी विचित्रता है वर्ण व्यवस्था एवं जातिवाद, वर्ण सिस्टम एंड कास्टिज्म। इन दोनों सामाजिक विचित्रताओं के विषय में काफ़ी लिखा पढ़ा जा चुका है। यह चर्चा का विषय भी रहता है, लेकिन इन दोनों शब्दों में छिपी गहरी अवधारणाओं, तात्पर्यों एवं इनकी लाक्षणिक विशेषताओं को ना तो अच्छी तरह से समझाया गया है और ना ही जाना बूझा गया है, खासकर विदेशी विद्वानों, राजनीतिज्ञों इत्यादि द्वारा। यहाँ हम सार संक्षेप में मात्र इतना ही कहेंगे कि वर्ण व्यवस्था एवं जाति, संस्कृति, आध्यात्म, दर्शन, धर्म, आस्था की आड़ ओट में रंग भेद, अपरथाई एवं नस्लवाद, रेसिज्म है। इस पवित्र नस्लवाद, सैंक्टिफाइड रेसिज्म तथा जातिवाद ने भारत ही नहीं, सारे भारतीय उपमहाद्वीप एवं दक्षिण एशिया को भी नुकसान पहुंचाया है। इस विषय में इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र में अनेक विद्वानों द्वारा काफ़ी लिखा गया है, लेकिन वर्तमान समय में हमें जो खतरे नज़र आते हैं उनमें से कुछ खास खतरों का अति सार संक्षेप में हम इस प्रकार वर्णन करते हैं। पहला, वर्ण व्यवस्था एवं जातिवाद भूमंडलीकरण के इस आधुनिक युग में भारतीय समाज को समाजशास्त्रीय अवधारणाओं एवं सिद्धांतों के अनुसार एक समाज, एक सोसाइटी नहीं बनने दे रहा है। दूसरा बिंदु, भारतीय जनसंख्या समाज नहीं, आड़े तिरछे खड़े रूप में बुरी तरह से कटा बटा और खंडित है। इन वायुरुद्ध खंडों, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स के हित एक दूसरे के विरोधी होने के साथ साथ शोषक एवं शोषित की अवस्था में बने रहते हैं। इससे जनसंख्या समाज नहीं में वर्चस्व की भावना, श्रेष्ठता की भावना, पवित्र अपवित्र की भावना, वैमनस्यता, अशांति, असुरक्षा एवं अविश्वास का वातावरण बना रहता है। कृपया नोट करें, भारत में सांप्रदायिक हिंसा के अनेक कारणों में से ये कारण प्रमुख हैं।
अगला बिंदु, देश की विशाल जनसंख्या जो एक बहुत बड़ा संसाधन है, जिसे मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, की क्षमता एवं ऊर्जा पोटेंशियल एंड एनर्जी बर्बाद और उदासीन न्यूट्रलाइज होती रहती है। जबकि इसके ठीक विपरीत चीन ने अपने इस विशाल जन संसाधन को ही महाशक्ति बनाने का जरिया बनाया है। अगला बिंदु, चूंकि एक जाति में सब में ऐसी लाक्षणिक विशेषताएं होती हैं, एक नेशन में पाई जाती हैं, जातियां एक जनसमूह इथनिक ग्रुप भी हैं। अतः जाति यदि एक आदर्श राष्ट्र नहीं तो उपराष्ट्र सब नेशंस अवश्य है। यदि इन सब राष्ट्रों को जातियों को एक राष्ट्र के रूप में समाहित अमलगमेंट नहीं किया जाता है तो भारत देश टूट भी सकता है। कृपया नोट करें, राष्ट्रीयताएं कभी एक नहीं होती और न ही अखंडित। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता शोषक वर्ग के मात्र नारे और सगुफे हैं। इन नारों की आड़ में विज्ञापनों, आयोजनों, समारोह के माध्यम से अरबों खरबों रुपयों का सरकारी खजाने, जिसे आम कमेरी व मेहनतकश जनता भरती है, को खाली कर खुद की जेब में भरने का तरीका है। इसका अच्छा उदाहरण है मिले स्वर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा का ऑडियो विजुअल टीवी रेडियो विज्ञापन। प्रश्न है, अरबों खरबों रुपयों का इनपुट विज्ञापनों के रूप में तो डाला गया, जो शासक वर्ग की जेब में चला गया, लेकिन आउटपुट क्या है? उल्टे आज भारत सांप्रदायिक जातीय नफरत के कारण गृह युद्ध की कगार पर है। हमारा इस विषय में इस तरह से खुलासा है कि ये जो गाना आपने वर्षों तक टीवी में, रेडियो में और अन्य प्रचार प्रसार के माध्यमों में देखा होगा, ये रात दिन 24 घंटे ये गाना चलता था विज्ञापन के रूप में, मिले स्वर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें अरबों खरबों रुपए विज्ञापन के रूप में तो चले गए, इतना इनपुट तो भारतीय शासक पर ने डाल दिया, लेकिन इसका इनपुट क्या है? इनपुट जीरो ही नहीं, एकदम रिवर्स नेगेटिव है। आज देश हमारा जान ही रहे कितनी मतलब सांप्रदायिक नफरत से भर गया है। तो ये जो मिले सुर मेरा तुम्हारा, इसमें जो भावना इस तरह से व्यक्त की गई थी कि भाई एक राष्ट्रीय एकता होगी, राष्ट्रीय अखंडता होगी, सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा, लेकिन कहाँ बढ़ा? करोड़ों अरबों रुपया तो चला गया शासक वर्ग की जेब में। कौन सा रुपया? जो हमारे भोले भाले गरीब लोगों की मेहनत से बनता है, जो बजट के रूप में कहलाता है, लेकिन ये इसका परिणाम हमारे सामने उल्टा ही निकलता है। अतः पाराद इन मुद्दों, विषयों एवं समस्याओं को वैज्ञानिक, तार्किक तथा साहसी दृष्टिकोण से अध्ययन करेगा एवं आमूलचूल रूप से उन्हें हल करने का दर्शन, लक्ष्य एवं उद्देश्य रखता है। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा यह एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। हम निवेदन करते हैं कि कृपया हमारी चैनल के कम से कम 10-15 एपिसोड्स उनके क्रम में देखने का कष्ट करें, क्योंकि हमारे जो वीडियोस हैं वो तकनीकी स्वरूप के रहते हैं और इसमें गहर गंभीर विषयों पे हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा विश्वास है कि इसके पश्चात आप निश्चय ही हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे और हमारी पार्टी पाराद से मिशनरी भावना से जुड़ेंगे। पूरा एपिसोड देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपकी सेवा में नए विचारों के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।